गुड मॉर्निंग। एक नया स्टैंडर्ड आज स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग। ऐसे 210 लेटर ऑफ एंगेजमेंट आपको ऊपर दिख रहा होगा कि फाइनल ऑडिट की क्लास है। तो ऐसे 210 के बारे में मैं डिस्कशन करने जा रहा हूँ। ध्यान से मेरी बात को सुनना। फाइनल के लिए जो जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है उसके बारे में अपने बात करेंगे। ओके, लुक एट दिस डायग्राम ऑन द बोर्ड। ऐसे 210 इसका असली नाम है अग्रीइंग द टर्म्स ऑफ ऑडिट एंगेजमेंट। अपने शॉर्ट में बोलते हैं लेटर ऑफ एंगेजमेंट यानी कि LOE। आपको दिख रहा होगा लेफ्ट साइड में ऑडिटर है और राइट साइड में कौन है, क्लाइंट। नाउ क्लाइंट जो है ना, हर बार वो कंपनी होगा ऐसा जरूरी तो नहीं है। क्लाइंट कैन बी कॉर्पोरेट और इवन अ नॉन कॉर्पोरेट। हम लोग बहुत सारे नॉन कॉर्पोरेट क्लाइंट्स का भी तो ऑडिट करते हैं ना। क्लाइंट और ऑडिटर के बीच में एकदम स्टार्टिंग में एट द बिगिनिंग ऑफ द ऑडिट, ठीक है, एकदम जब ऑडिट स्टार्ट हो रहा है उसी वक्त बेहतर रहेगा कि एक लेटर ऑफ एंगेजमेंट साइन हो जाना चाहिए। लेटर ऑफ एंगेजमेंट प्रिपेयर कौन करता है, ऑडिटर। 2 कॉपीज प्रिपेयर होती है। दोनों कॉपीज ऑडिटर बनाने के बाद अपने लेटर पर साइन करता है, क्लाइंट के पास भेजता है। क्लाइंट एक कॉपी खुद रख लेता है और एक कॉपी एक्नॉलेज करके साइन करके हमें वापस दे देता है। नाउ लेटर ऑफ एंगेजमेंट का मकसद क्या है, मैं एकदम स्पष्ट बता रहा हूं। इट इज नॉट अ कॉन्ट्रैक्ट। इट इज नॉट अ कॉन्ट्रैक्ट। कई स्टूडेंट्स ऐसा सोचते हैं कि लेटर ऑफ एंगेजमेंट इज लाइक ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस एग्रीमेंट, एंड एग्रीमेंट एनफोर्सेबल बाय लॉ इज कॉन्ट्रैक्ट। पर ये कॉन्ट्रैक्ट नहीं है। इसका मकसद कभी भी क्लाइंट को सू करना नहीं होता कि भाई हमने इसमें फीस लिख रखी है तो अगर वो पैसा नहीं देगा तो हम लोग सू कर देंगे। ये इरादा होता ही नहीं है। द पर्पस ऑफ दिस लेटर ऑफ एंगेजमेंट इज टू अराइव एट अ कॉमन अंडरस्टैंडिंग विद द क्लाइंट रिगार्डिंग द वर्क। वर्क बोले तो स्कोप ऑफ ऑडिट। स्कोप ऑफ ऑडिट। देर इज अ प्रेटी गुड चांस कि क्लाइंट जो है ना, वो हमारे काम को समझता ही नहीं कि हमारा काम क्या है। एक डॉक्टर क्या काम करता है सब समझते हैं, एक लॉयर क्या काम करता है वो भी सब लोग समझते हैं, पर ऑडिटर एग्जैक्टली क्या काम करता है बहुत सारे लोग जानते नहीं है। और उससे क्या होता है, दे स्टार्ट ओवर अज्यूमिंग आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी। अब हमारा नाम चार्टर्ड अकाउंटेंट है तो क्लाइंट हमसे ये एक्सपेक्ट करेगा कि हम जाके उसकी अकाउंट्स बुक ड्रॉ करें। नहीं, अगर ऑडिट एंगेजमेंट है तो अकाउंट्स उन्हें बनाना है और हमें सिर्फ वेरीफाई करना है। तो इट इज ऑलवेज बेटर कि आप अपना स्कोप ऑफ ऑडिट उनको समझा दो। एक चीज मैं इंपॉर्टेंट शो करना चाहूंगा इसी कंटेक्स्ट में। SA 210, ये देखो आप बोर्ड पे आपको दिख रहा होगा, ये CA इंस्टीट्यूट के वेबसाइट से डाउनलोड किया हुआ बेयर स्टैंडर्ड है। हर स्टैंडर्ड के अंदर उस स्टैंडर्ड का ऑब्जेक्टिव बताया हुआ रहता है। यहाँ पे भी है, मैं आपको शो कर रहा हूँ जिससे तुम्हारा डाउट हमेशा के लिए क्लियर हो जाएगा। ये देखो स्टार्ट हो गया, इंट्रोडक्शन, स्कोप ऑफ द एसे, इफेक्टिव डेट, और फिर क्या आ रहा है, ऑब्जेक्टिव। हाँ, ये ऑब्जेक्टिव तो हमारे काम का है। ऑब्जेक्टिव में कहीं पर भी ये नहीं बोला है कि इट इज आवर पर्पस टू हैव अ कॉन्ट्रैक्ट इन प्लेस विद द क्लाइंट सो दैट इन केस ऑफ एनी ब्रीच ऑफ कंडीशन वी मे सू द क्लाइंट और द क्लाइंट में सू अस। ऐसा बिल्कुल है ही नहीं। रादर इसका मेन पर्पस क्या है, 2 पर्पस से तुम लोग को दिख रहा होगा मेरे हाथ के बगल में। इसमें मैं मार्क नहीं कर पाऊंगा कि डायरेक्टली इंटरनेट से है, इसे देख लो। नंबर A और नंबर B, 2 पॉइंट्स दिख रहे हैं ना। नंबर A में तो मैं थोड़ी देर बाद चला जाऊंगा। नंबर A क्या है, प्री कंडीशंस फॉर ऑडिट। प्री कंडीशंस फॉर ऑडिट का बेसिकली मकसद होता है कि हम लोग क्लाइंट को पहले से बता देते हैं कि देखिए हम आपकी ऑडिट तब करेंगे जब आपने अपना अकाउंट सही तरीके से बना रखा है, इंटरनल कंट्रोल लगा रखा है, और आप वादा करते हो कि जब हम आएंगे आपके यहाँ काम करने तो आप हमारे साथ डॉक्यूमेंट्री या क्वेश्चन के फॉर्मेट में सारे के सारे कोऑपरेशन जितने भी पॉसिबल है वो आप करोगे। यू विल कोऑपरेट विद अस, अदरवाइज हाउ विल वी डू ऑडिट। ये हुआ एक। दूसरा ऑब्जेक्टिव देखो क्या लिखा है, पढ़ो एक बार। कंफर्मिंग दैट देयर इज अ कॉमन अंडरस्टैंडिंग। ये कॉमन अंडरस्टैंडिंग ज्यादा जरूरी है कि क्लाइंट को मेरा काम पता हो कि मैं क्या करने आया हूं, क्लाइंट की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज है और मेरी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज है। तो सबसे पहले तो ये दिमाग में डाल लो अपने, इट्स नॉट अ कॉन्ट्रैक्ट कि हम लोग सू करने के इरादे से बनाते हो। द पर्पस इज टू मेक द क्लाइंट अवेयर, क्रिस्टल क्लियर अबाउट आवर रिस्पॉन्सिबिलिटीज। ठीक है, तो वापस से आते हैं। अब ये रहा लेटर ऑफ एंगेजमेंट। सबसे पहला सवाल, लेटर ऑफ एंगेजमेंट सर बनता कब है? ये बिगिनिंग ऑफ द ऑडिट में बनता है। हम लोग बनाते हैं, हर CA फर्म का बना बनाया फॉर्मेट होता है, और एक लेटर ऑफ एंगेजमेंट टिपिकली 5 to 6 पेजेस का होता है। वी हैव 2 कॉपीज, वी सेंड इट टू द क्लाइंट, क्लाइंट अप्रूव्स इट, और एक कॉपी हमारे पास भी रहता है जो हम लोग अपने ऑडिट फाइल में रख के रखते हैं। लेटर ऑफ एंगेजमेंट में स्कोप ऑफ ऑडिट बहुत अच्छे से बताया हुआ रहता है कि हम लोग को क्या क्या काम करना है, एंड क्लाइंट की भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज लिखी हुई रहती है। स्पेशली नॉन कॉर्पोरेट अगर क्लाइंट है ना आपका, मतलब सोचो प्रोप्राइटरशिप फर्म, पार्टनरशिप फर्म, तो वहां तो स्कोप को समझाना और ज्यादा जरूरी है, बिकॉज वो अपने मन से ऑडिट करा रहे हैं, उन्हें ऑडिट पता नहीं क्या होता है। तो इट इज ऑलवेज बेटर। तुमको अगर ये याद रखना है कि लेटर ऑफ एंगेजमेंट में सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या होती है, तो वो एक ही है, ये स्कोप ऑफ ऑडिट। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। पहले फाइनल के सिलेबस में ना
लेटर ऑफ एंगेजमेंट ड्राफ्टिंग के क्वेश्चंस भी आते थे 12 मार्क्स 16 मार्क्स, बहुत पहले की बता रहा हूँ मैं, 15-20 साल पहले, मतलब इनफैक्ट मैंने जब एग्जाम दिया था सीए फाइनल का 2009-10 में, तो तभी भी ये एप्लीकेबल नहीं, तभी भी मतलब ये लोग ड्राफ्ट करने का भी बोलते नहीं थे। अब तो फाइनल का ऑडिट का पेपर ही पैटर्न चेंज हो गया, इतने लंबे क्वेश्चन आएंगे ही नहीं, ठीक है। तो पहले कभी आता था कि ड्राफ्ट करो, अब ड्राफ्ट करने आता नहीं। तो अगर तुम सोचोगे कि तुमको स्टैंडर्ड के अंदर जाके उसके अपेंडिक्स में लेटर ऑफ एंगेजमेंट का फॉर्मेट याद करना है, तो आई एम टेलिंग यू इट इज नॉट रिक्वायर्ड। खाली एक चीज इंपॉर्टेंट याद कर लो, इसके अंदर क्या होता है, स्कोप ऑफ ऑडिट, जहां हम क्लियरली समझाते हैं कि हमारी ड्यूटी रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या है और क्लाइंट की ड्यूटी रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या है। चलो वापस से कॉम्पैक्ट बुक में आ जाते हैं, ठीक है। ये रहा लेटर ऑफ एंगेजमेंट। यहाँ पे मैंने कुछ टॉपिक्स डाले चुनिंदा जो सीए फाइनल के लिए रेलेवेंट है। सबसे पहला टॉपिक आप देख सकते हो, फॉर्म एंड कंटेंट ऑफ एंगेजमेंट लेटर। इसमें क्या क्या होता है, सबसे पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट है स्कोप ऑफ ऑडिट, जो अपने डिस्कस कर चुके। कोड ऑफ एथिक्स के बारे में चर्चा रहती है। इंटरनल कंट्रोल, देयर इज अ स्टैंडर्ड एसए 265 जो ये कहता है कि अगर हम लोगों को ऑडिट के दौरान पता चले कि क्लाइंट के कंट्रोल्स वीक हैं, तो हम क्लाइंट को इन्फॉर्म कर देंगे बाय गिविंग अ लेटर ऑफ वीकनेस। इट्स कॉल्ड LOW, लेटर ऑफ वीकनेस। ऑडिट के इनहेरेंट लिमिटेशंस, बिकॉज हम लोग रीजनेबल अश्योरेंस ऑब्टेन करते हैं, एब्सोल्यूट अश्योरेंस नहीं। हम ये भी क्लाइंट को बोलते हैं कि जब ऑडिट खत्म होगा तो हम लोग आपसे एक रिटन रिप्रेजेंटेशन लेंगे बिफोर गिविंग यू आवर ऑडिट रिपोर्ट। प्री कंडीशंस फॉर ऑडिट वो मैंने बता दिया था अभी थोड़ी देर पहले ही। फीस के बारे में चर्चा रहती है। फीस लिख देने का मतलब ये नहीं कि ये कोई कॉन्ट्रैक्ट बन गया जाके आप स्टैम्प पेपर में सू करके आओगे, ये ऐसा नहीं होता। पहली बात तो ये बता देता हूँ, लेटर ऑफ एंगेजमेंट आप लोग प्रैक्टिकल, कई जनों ने तो प्रैक्टिकली काम भी किया होगा। लेटर ऑफ एंगेजमेंट जो क्लाइंट के साथ हम लोग एंटर करते हैं वो स्टैम्प पेपर पे नहीं बनता है, वो एकदम सीए फर्म के लेटर पे बनता है। तो प्लीज कॉमन सेंस लगाओ, ये कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं क्लाइंट को सू करने के लिए। पीयर रिव्यू के बारे में, यूर अ फाइनल स्टूडेंट, पीयर रिव्यू के बारे में तुमको नॉलेज होगी। पीयर रिव्यू के बारे में और एक एक्नॉलेजमेंट कॉपी क्लाइंट से ले लेते हैं। तो बस आप इतना सा भी अगर पढ़ लोगे ना, फॉर्म एंड कंटेंट ऑफ एंगेजमेंट लेटर, दैट इज इनफ। ड्राफ्टिंग के भी क्वेश्चंस आते उतने नहीं है। ओके, नेक्स्ट, रेकरिंग एंगेजमेंट। आपको एक हेडिंग दिख रहा होगा बोर्ड पे, रेकरिंग एंगेजमेंट का मतलब क्या। यू नो दैट एक क्लाइंट की जब हम लोग ऑडिट के लिए जाते हैं तो बार बार हर साल हम ही जाते हैं। जनरली हमारा अपॉइंटमेंट 5 साल के लिए होता है। अगर हम लोग फर्म है तो 5-5 साल की 2 टर्म लगा सकते हैं, मतलब 10 साल। और अगर क्लाइंट छोटा है तब तो रोटेशन का कोई चक्कर ही नहीं है, हम लोग इन्फिनिटी तक क्लाइंट का ऑडिट कर भी सकते हैं। नाउ द पॉइंट इज कि हर साल जब हम सेम क्लाइंट के ऑडिट पे जा रहे हैं तो उसको रेकरिंग एंगेजमेंट कहते हैं। क्या हर साल एक फ्रेश लेटर ऑफ एंगेजमेंट बनाना जरूरी है? क्या हर साल एक फ्रेश लेटर ऑफ एंगेजमेंट बनाना जरूरी है? The answer is no। अगर नीचे लिखे हुए 8 पॉइंट्स में से कुछ होता है तभी हम फ्रेश लेटर बनाएंगे, वरना नहीं। मैंने इस 8 पॉइंट्स को याद करने के लिए बहुत सिंपल कर दिया। आप देखो, 8 में से 7 पॉइंट्स तो ट्राइंगल है। ट्राइंगल का मतलब क्या होता है? चेंज, कि कुछ चेंज हुआ है तभी हम चाहेंगे कि एक फ्रेश लेटर बने, अदरवाइज हमें बनाने की कोई जरूरत नहीं है। ये ट्राइंगल ट्राइंगल के जो सिंबल दिख रहे हैं इसका मतलब होता है चेंज। सबसे पहला पॉइंट तो बहुत इजी है, क्लाइंट हमारे ऑडिट के स्कोप को समझा ही नहीं, तो इसीलिए बेहतर है कि उसको फिर से समझाया जाए बाय फ्रेश लेटर ऑफ एंगेजमेंट। नेक्स्ट पॉइंट सारे चेंजेस के हैं। सेकंड पॉइंट क्या लिखा है? चेंज इन द टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट, मतलब फीस चेंज हो रही है, मैनेजमेंट या ओनरशिप चेंज हो रहा है, तो नए मैनेजमेंट या नए ओनर को याद दिलाना पड़ेगा कि हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है। कंपनी का बिजनेस साइज चेंज हो गया है। अभी जैसे कोविड आने के बाद क्या होगा कि ऑलमोस्ट हर रिसेशन तो बहुत डीप, मतलब आने वाला है बहुत डीप, सबको पता ही है। हर बिजनेस थोड़ा श्रिंक करेगा, गोइंग कंसर्न के इश्यूज भी हो सकते हैं। तो ऐसे केस में ऑडिट फीस चेंज हो सकती है, ऑडिट का स्कोप थोड़ा चेंज हो सकता है। चेंज इन द लॉ और द फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क, और चेंज इन ऑडिट रिपोर्ट फॉर्मेट। तो इन सब केसेस में हमको रेकरिंग एंगेजमेंट केस में हमको बनाना पड़ता है नया फ्रेश एलओई, अदरवाइज बनाने की जरूरत नहीं है। एक क्वेश्चन जो केस स्टडी के फॉर्मेट में बहुत ज्यादा आ सकता है फाइनल में, कि आपके और आपके क्लाइंट के बीच में एक एलओई साइन हो गया था और उसके बाद जाके क्लाइंट बोलता है कि नहीं, एलओई में हमको चेंज करना है, थोड़ा चेंज कीजिए। तो हम क्या करेंगे? सबसे पहले हम पूछेंगे स्टेप नंबर 1, रीजंस बताओ। स्टेप नंबर 1 क्या है? रीजंस बताओ। क्लाइंट को बोलेंगे रीजन बताइए क्यों चेंज करना है। स्टेप नंबर 2, अगर उनका रीजन हमें जस्टिफाइबल लगता है तो हम मान जाएंगे, इसको अपने ऑडिट फाइल में डॉक्यूमेंट कर लेंगे और एक नया एलओई बना लेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल क्लाइंट ने बोला कि ड्यू टू द अपकमिंग रिसेशन वी विल नॉट बी एबल टू पे यू द अग्रीड ऑडिट फीस, थोड़ी फीस रिड्यूस की जाए, तो ठीक है, फीस रिड्यूस कर सकते हैं। 5 लाख की ऑडिट फीस की बिलिंग थी, उसको 4 लाख 3 लाख कर सकते हैं, डिपेंडिंग ऑन जो भी सूटेबल है। तो वो अगर जस्टिफाइबल रीजन है, मान जाओ, डॉक्यूमेंट कर लो उसको और एक नया एलओई बना लो। लेकिन अगर क्लाइंट का जो डिमांड है लेटर ऑफ एंगेजमेंट में, जो चेंज वो बोल रहा है वो एक्सेप्टेबल नहीं है, जैसे ऑडिट एंगेजमेंट था उसमें ऑब्वियसली मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था ना, ये रहा लेटर ऑफ एंगेजमेंट।
लेटर ऑफ एंगेजमेंट में प्री कंडीशंस फॉर ऑडिट भी तो लिखते हैं ना हम लोग। प्री कंडीशंस फॉर ऑडिट मतलब मैं आपके यहाँ आ रहा हूँ ऑडिट के लिए, तो आप मेरे साथ कोऑपरेट करोगे, आप मुझे इंक्वायरी करने दोगे अपने एम्प्लॉय स्टाफ से, आपके डेटर क्रेडिटर को मैं कंफर्मेशन भेजूंगा, और आपने अपना अकाउंट सही तरह से बनाया है, तमाम तरह की चीजें कोऑपरेशन रिलेटेड। अब मान लो क्लाइंट बोलता है कि नहीं हम इतना कोऑपरेट नहीं करेंगे, चेंज करो, तो भाई वो तो एक्सेप्टेबल नहीं है। अगर कोऑपरेशन चेंज होगा तो फिर मैं रीजनेबल अश्योरेंस कैसे ऑब्टेन करूंगा? तो उस केस में मैं मना कर दूंगा, वी विल रिफ्यूज। अगर हम रिफ्यूज कर रहे हैं और क्लाइंट मानता नहीं, क्लाइंट बोलता है कि अगर आप नहीं मानोगे तो हम आपको हटा देंगे, तो बेहतर है कि हम हट जाएं। तब क्या करना है? रिजाइन। वेन एवर वी रिजाइन, ये स्टैंडर्ड्स का महामंत्र है। अगर तुमको स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग का महामंत्र चाहिए तो मेरे यूट्यूब चैनल में कहीं ना कहीं आपको एक वीडियो मिल जाएगा, ऑडिट महामंत्रास बोल के, बहुत ही सुंदर है, बहुत ही जबरदस्त है, पूरे स्टैंडर्ड्स को कैप्चर करता है एकदम। फिलहाल अभी मैं शॉर्ट में बोल देता हूँ। वेन एवर वी रिजाइन, तीन चीजें होती हैं। नंबर वन, वी कम्युनिकेट टू TCWG। वी कम्युनिकेट टू TCWG मतलब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स या फिर ऑडिट कमेटी। सेकेंड, वी कम्युनिकेट टू शेयर होल्डर्स इन EGM, बिकॉज हम रिजाइन करेंगे तो कोई नया बंदा जो आएगा वो तो उसके लिए EGM होगी, तो उस EGM में अटेंड करके हम शेयर होल्डर्स के साथ कम्युनिकेट कर सकते हैं। एंड थर्ड, हम ROC को बताएंगे, ROC के पास एक फॉर्म देते हैं ना रिजाइन करते हो, तो ADT 3। तो वेन एवर वी रिजाइन वी डू दीज थ्री थिंग्स, ठीक है। तो ये वाली जो टॉपिक आप देख रहे हो, चेंज ऑफ द लेटर ऑफ एंगेजमेंट, ये स्पेशली हेल्प करता है इन आंसरिंग द केस स्टडी। तो ये था ऐसे 210 का क्विक स्टोरी। आई होप ये काफी यूजफुल रहा होगा, समझ में आएगा। ये जो मैं क्विक स्टोरी की सीरीज दे रहा हूँ ना, इसके लिए तुमको कोई नोट्स बुक वगैरह में जाने की जरूरत नहीं है। जैसे ही तुमको क्लास दिखे, तुम बस सब चीज से अपना ध्यान काटो, 10 मिनट के लिए उस क्लास में डूब जाओ, 10-15 मिनट के लिए। देखना बहुत अच्छे तरीके से स्टैंडर्ड धीरे धीरे फील आने लग जाएगा। और ये सब जो क्विक स्टोरीज है ये तो मैं यूट्यूब में डाल रहा हूँ, तुमको तुमको लगेगा कि भूल गए तो फिर से ऑन करके रिवाइज कर लेना, पर प्लीज इसको करते जाओ, जमा करने से कुछ नहीं होगा। देखो ये जो मैं ले रहा हूँ ये तो मैं क्लासेस में पढ़ाता ही हूँ, क्लासेस में तो बल्कि एक एक स्टैंडर्ड को हमने डिस्कस करते 2-2 घंटे तक, ठीक है, एकदम पूरा डिटेल में उसके सारे क्वेश्चन आंसर वगैरह। तो यार इसका मकसद क्या है? इसका मकसद क्विक स्टोरी है, रिवीजन नहीं है कि तुम पढ़ के बैठ गए तो बैठोगे। क्विक स्टोरी मतलब तुमको अगर नहीं भी आता है, तुम सीधा ओपन अप करो, तुम्हारा पढ़ा हुआ नहीं, बहुत दिन हो गए या याद नहीं है, इंटर में नहीं सुना था, कोई बात नहीं, तुम ओपन करो ना, तुमको तुरंत ही समझ में आ जाएगा, बिकॉज मैं 0 से लेवल से समझा रहा हूँ। 15 मिनट एकदम डूब जाओ, आराम से पूरा याद हो जाएगा, एकदम धीरे धीरे देखोगे वन बाय वन एकदम स्टैंडर्ड सिंक कर रहे हैं। जिस दिन स्टैंडर्ड तुम्हारे अंदर सिंक कर गया, ऑडिट से तुम्हारा डर खत्म हो जाएगा, प्लस लैंग्वेज भी इंप्रूव हो जाएगी ऑडिट पेपर के लिए। थैंक यू।